हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रामर कहां से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कोई भी इंग्लिश का एग्जाम देने से पहले हमको ग्रामर की क्लासेस लगानी क्यों जरूरी है। तो आज हम इसी चीज को आगे फॉरवर्ड करते हुए ये देखेंगे कि ग्रामर को हम कैसे सीख सकते हैं। इससे पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती। जैसे कि कोई अगर बच्चा छोटे होते हुए कोई लैंग्वेज सीखता है, अपनी मदर लैंग्वेज को सीखता है, तो वो कोई ग्रामर को नहीं सीखता। तो ये बात भी सच है कि किसी बच्चे को अगर कोई लैंग्वेज हम सिखाते हैं या वो खुद सीखता है अपने बचपन के टाइम में, तो उसको किसी भी तरह की ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर वो एक लंबा प्रोसेस है। देखिए, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम उन लोगों में रहें जो वो लैंग्वेज को बोलते हैं और धीरे धीरे रह के उनमें वो ऑब्जर्व करें कि वो क्या बोलते हैं, किसी चीज को वो क्या बोलते हैं उसको अंडरस्टैंड करें, और जब वो किसी से कोई बात करते हैं तो उसका कोई दूसरा क्या रिएक्शन करता है और उसका क्या मतलब है, ऐसे ऑब्जर्वेशन से हम एक लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो जो कोई छोटा बच्चा है वो इसी तरीके से लैंग्वेज को सीखता है। दूसरा तरीका होता है कि अगर हमने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो हम पहले उसके वर्ड सीखें और बाद में उसके ग्रामेटिकल रूल्स सीखें, जिससे हम उन वर्ड्स को आपस में जोड़कर किसी भी पर्सन को अपनी मन की बात उसी लैंग्वेज में समझा सकें। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो पहले तरीके से जो हम जैसे कोई बच्चा सीखता है तो वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी प्रोसीजर है, जिससे हम कोई लैंग्वेज को सीख सकते हैं विदाउट ग्रामर। मगर बाद में भी हम जब बात करेंगे तो ग्रामेटिकली रूल्स के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। दूसरा तरीका जो है वो है फास्ट वे, जिससे हम कोई लैंग्वेज को जल्दी से सीख सकते हैं। जैसे कि अगर हमको इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं तो उन वर्ड्स को आपस में जोड़कर हम बड़ी आसानी से अपने मन की बात दूसरे को उसी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। तो ये होता है दूसरा तरीका। तो अब हमारे पास जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, अच्छे से सीखना है और अच्छे से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले उसके ग्रामेटिकल रूल्स सीखने पड़ेंगे। जब हमको ग्रामेटिकल रूल्स उसके प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएंगे तो हमारे पास जो वर्ड्स है उसकी जो वोकैबुलरी है उसको हम आसानी से जोड़कर कोई भी सेंटेंस बना पाएंगे और सामने वाले पर्सन को अपनी बात को समझा पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कोई भी जब लैंग्वेज हम सीखते हैं या कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं, जिनको हम अक्षर कहते हैं। जैसे हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज है, इसमें भी कई अक्षर हैं, कई तरह के हमारे पास शब्द हैं जिनको हम जोड़कर अपनी बात को दूसरे के सामने रखते हैं। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी नंबर ऑफ लेटर्स हैं और वर्ड्स हैं जिनको हम जोड़ते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर सीखना सबसे बढ़िया तरीका होता है उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना और सीखने के लिए। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज इंग्लिश ग्रामर से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या क्या होता है जो हमको सीखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में उसके अक्षर होते हैं जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर बोलते हैं। तो लेटर क्या है? लेटर उसके जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ए बी सी अप टू जेड, ये जेड तक जो है इसके लेटर्स हैं। अब ये जो लेटर्स हैं इनको जोड़कर हम क्या करते हैं, इसके वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स, अब वर्ड्स क्या है? जैसे हम कोई भी लिखते हैं वर्ड मतलब कि कोई स्कूल, जैसे हमने स्कूल लिख दिया तो स्कूल क्या है? ये एक वर्ड है, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस की आइडेंटिफिकेशन है। जैसे हम लिख देते हैं दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? इट इज ए वन स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया की एक स्टेट है जिससे हमको उसकी पर्टिकुलर पहचान पता लग जाती है। जैसे हम बोल देते हैं पेन, तो पेन क्या है? जैसे हम लिखते हैं तो ये क्या है? PEN, PE और N क्या है? ये हमारे पास लेटर है, उनको जोड़कर एक सीक्वेंस में हमने क्या किया, एक वर्ड बना दिया। तो एक वर्ड जो होता है ये एक पर्टिकुलर किसी भी चीज की पहचान बन जाता है। तो अब हमने क्या करना है, हमको जैसे वर्ड्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम यहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं तो ज्यादातर हमको जो है इसके लेटर्स के बारे में पता है और इसके वर्ड्स के बारे में पता है। काफी वोकैबुलरी हमको ऑलरेडी पता होती है, वर्ड्स ऑलरेडी पता है इंग्लिश लैंग्वेज के। मगर प्रॉब्लम कहां पर आती है? जब हमको लेटर्स भी आते हैं, वर्ड्स भी आते हैं, तो फिर भी हमारे नंबर क्यों नहीं आ पाते इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी टेस्ट में? तो उसका रीजन ये है कि जो इन वर्ड्स को जोड़कर हमने अपनी बात किसी को समझानी है, वो जो सिस्टम है वो हमको नहीं पता। वो हमको अगर पता भी है तो हमको पूरी तरह नहीं पता। हम उसको कोशिश करते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हैं, मगर हमारी बात पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाती। तो
तो यहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो यहीं से हमारी ग्रामर भी स्टार्ट होती है। जैसे हम अगर किसी को कोई अपनी बात बताना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप बोलना चाहते हो कि मैं खेल रहा हूं, तो ये क्या है, आपने मैं खेल रहा हूं ये 4 वर्ड्स को जोड़कर आपने उसको अपना मतलब समझा दिया। तो ये जो सिस्टम है जिससे हम वर्ड्स को जोड़ के एक कंप्लीट वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं ग्रामर। और जिस सिस्टम से हम उनको वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल रूल्स। तो यहां से जब हम एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, तो जब सेंटेंस बनता है वहां से हमारी जो है ग्रामर स्टार्ट हो जाती है, ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास वर्ड्स हैं, मैं लिख देता हूं आई प्ले फुटबॉल। तो ये मेरे पास 3 वर्ड्स हैं, आई प्ले एंड फुटबॉल। 3 वर्ड्स को मैंने जोड़कर लिख दिया, मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो मेरे पास आई का मुझे मतलब पता है, प्ले का मतलब पता है और फुटबॉल का मतलब पता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, प्ले आई फुटबॉल, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोई भी मतलब नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहां पर मैंने एक ऐसी सीक्वेंस में अक्षरों को जोड़ा है जिससे क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। तो जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हम सारे रूल्स अप्लाई करते हैं, तो उसको हम ग्रामर की कैटेगरी में स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है हमारा ग्रामर स्टार्ट होने की जगह, जहां से हमारी ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। सेंटेंस फॉर्मेशन से आगे हम देखते हैं कि कैसे जो है ग्रामर बनती है। तो अगर मैं यहां पर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं कि अगर मेरा सेंटेंस है जिससे हमारी ग्रामर स्टार्ट होती है, तो सेंटेंस होता क्या है, ये कैसे बनता है, क्या हर लैंग्वेज का सेंटेंस अलग अलग होता है? जी हाँ, जैसे हर लैंग्वेज का एक सिस्टम होता है, उसमें हम एक अलग अलग तरीके से वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं जिससे एक सेंटेंस बनता है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करते हैं, तो अगर इंग्लिश में हम कोई सेंटेंस को बनाते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का हमारे पास एक रूल होता है, जहां से ग्रामर स्टार्ट होगी वहां से रूल भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेंटेंस बनाने का पहला रूल क्या है कि जब भी हम कभी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम उस सेंटेंस की वर्ब लिखते हैं और उसके बाद में हम उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक रूल है, ग्रामेटिकल रूल है, जिसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं। मगर ये रूल जो है, ये हिंदी के रूल से थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको मैं वीडियो के एंड में आपको क्लियर करूंगा कि वो हिंदी में हम जो सेंटेंस बनाते हैं या पंजाबी में जो सेंटेंस बनाते हैं उसका ग्रामेटिकल रूल क्या है, और जो हम इंग्लिश में कर रहे हैं ये तो मैंने आपको लिख दिया, और जो हिंदी का है वो क्या है, तो उसको हम एंड पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी और भी कंफ्यूजन निकलेंगी, जिससे हमको ये भी पता चलेगा कि क्यों जो हिंदी और पंजाबी बोलने वाले नेटिव पीपल हैं उनसे इंग्लिश स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्यों होता है उनको बोलने में और लिखने में और समझने में। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, दिस इज ए फॉर्मूला फॉर द सेंटेंस लिखने का फॉर्मूला। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर इस बात को हम अच्छे से समझेंगे तो ही हम एक सेंटेंस को प्रॉपरली बना पाएंगे। तो अब एक बार और, इससे पहले हम एक बार और भी समझ लेते हैं। जैसे हमने ये सेंटेंस बनाया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक ये तो हमारे पास एक तरीका है सेंटेंस बनाने का, एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और उसके बाद में हम जो है बाय करके सब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारे पास सेकंड तरीका है इंग्लिश में जो है वो सेंटेंस बनाने का। इस तरीकों को हम बोलते हैं एक्टिव, इसको हम बोलते हैं पैसिव। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो हम एक्टिव ही डिस्कस करेंगे। जब हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो उसमें हम जो है एक्टिव और पैसिव का कंप्लीटली डिफरेंस समझेंगे और साथ में उनको कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, उसकी जो सारी जानकारी है उसको शेयर करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं एक्टिव सेंटेंसेस को समझने की। तो ये हमारे पास हो गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एक सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट एक सेंटेंस में वो होता है जो काम को करता है। किसी सेंटेंस, एक वाक्य में अगर हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो जो सेंटेंस उस वाक्य में काम करने का काम करता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां पर आई प्ले फुटबॉल, तो यहां पर जो है आई का मतलब होता है मैं, प्ले का मतलब हो गया
खेलता हूं, फुटबॉल का मतलब हो गया जो गेम फुटबॉल। तो यहां पर क्या है कि यहां पर फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है, यहां पर फुटबॉल खेलने का काम आई कर रहा है। जैसे कि मैं अगर लिखता हूं यहां पर, तो मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो यहां पर फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो यहां पर जो आई है ये क्या होगा, हम हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। ये तो हो गया पहला सब्जेक्ट का मीनिंग। दूसरा सब्जेक्ट हम क्या लेते हैं, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिस सेंटेंस में एक इसके बारे में बात हुई हो, वो भी सब्जेक्ट होता है। जैसे यहां पर अगर मान लीजिए मैं सेंटेंस लिख देता हूं, ही इज अ गुड बॉय। तो यहां पर क्या है, ही के बारे में बात हो रही है कि जो ही है वो एक अच्छा लड़का है। यहां पर आप देख सकते हो कि ही ने कोई काम नहीं किया, मगर ही के बारे में बात हो रही है। तो हम सेंटेंस में वो वाला वर्ड ढूंढेंगे जिसके बारे में बात हो रही है। तो अगर हमको वो सेंटेंस में अगर हमको ये नहीं पता चलता कि उस सेंटेंस में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर मान लीजिए सेंटेंस में काम नहीं हो रहा, तो उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में बात हो रही होगी। तो इसका मतलब होगा कि जिसके बारे में बात हो रही है वो भी हमारा सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का। तो ये दो कंडीशंस है जिसमें हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़ा इजीली अपने सेंटेंस में कि ये सब्जेक्ट है। तो यहां से हमको बात क्लियर होती है कि अगर किसी सेंटेंस में जो वर्ड काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, या जिस वर्ड के बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। तो ये हमारा सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर होती है कि जब एक सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये हमारे पास दो एक वेज आ गए समझने के सब्जेक्ट को हम किसको लिखते हैं। मोस्टली क्या होगा कि जो सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड होगा एक्टिव में वो सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, ओके। तो यहां से हम आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं वर्ब। यहां पर मैं लिख भी देता हूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास तीन है। तो सब्जेक्ट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं वर्ब। अब किसी भी सेंटेंस में वर्ब हमको दो और तीन चीजें बताती है। सबसे पहले ये जहां तो हमको सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताती है, या फिर उसके एक्शन के बारे में कि वो क्या एक्शन कर रहा है, और साथ में टाइम के बारे में कि उस जो सेंटेंस को बात की गई है वो किस टाइम में बात की गई है। टाइम का मतलब जैसे हम कोई भी अगर बात करते हैं तो उसको हम तीन टाइम्स में डिवाइड करते हैं। पहला पास्ट, सेकंड प्रेजेंट एंड थर्ड इज फ्यूचर। तो एक तो ये स्टेट के बारे में बता सकती है जब उस सेंटेंस में किए गए एक्शन के बारे में, और साथ में बताएगी कि जो वो स्टेट है या वो जो एक्शन किया गया है वो किस समय में किया गया है। तो ये दो बातें, इन दो बात किसी भी दो बातों का कॉम्बिनेशन एक वर्ब बता सकती है। तो यहां से हमको ये भी क्लियर हो जाता है कि इसमें एक्शन कौन सा हो रहा है और किस टाइम में हो रहा है, या उस सब्जेक्ट की क्या स्टेट है और किस टाइम में है। ये सारी की सारी बातें जो है वर्ब से क्लियर होती है। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इसके चेंज होने से ही सारे सेंटेंसेस के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप सेम रखो और वर्ब को चेंज करते जाओ तो सारे के सारे मीनिंग्स और टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता जाएगा। तो आने वाले लेक्चर में जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे उसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि वर्ब्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। वो सारी बातें हम जो है आगे आने वाले पार्ट ऑफ स्पीच में करेंगे। तो ये हमारे पास होगी वर्ब। थर्ड हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला, वर्ब हो गई जो हमको बताती है कौन सा एक्शन हो रहा है या सब्जेक्ट की क्या स्टेट है। ऑब्जेक्ट होता है जो हमको बताता है कि किस चीज के ऊपर काम हो रहा है या जो सब्जेक्ट के बारे में हम बोल रहे हैं वो क्या बात है। जैसे कि हम इसमें एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास पहले हम यहां पर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो आई हो गया ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। एम गोइंग ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। जो आगे जाकर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि एक वर्ब क्यों है और दो वर्ब क्या होती है। और जो टू कॉलेज है ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अगर हम देखें
तो हमारे पास तीनों कैटेगरीज आ गई जो हमने यहां पर लिखी हुई है। तो सब्जेक्ट ने क्या है, जो काम कर रहा है। आई एम गोइंग का मतलब है जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, टू कॉलेज, कॉलेज की तरफ जा रहा हूं। तो यहां पर सब्जेक्ट जाने का काम कर रहा है, किसकी तरफ जाने का काम कर रहा है, कॉलेज की तरफ। तो यहां पर हमको एक बात क्लियर हो जाती है, सब्जेक्ट के काम से जिस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है या जिस चीज के बारे में वो काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट और वर्ब खत्म हो जाएंगी उसके बाद में जितना भी लेंथी सब्जेक्ट होगा वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, और उसमें हम जो है ये देखेंगे, उसमें हम ये लिखते हैं कि हम किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, या जो सब्जेक्ट के बारे में अगर हम कोई बात बता रहे हैं तो वो सारी की सारी बात क्या है, वो सारा का सारा पार्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट में हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो गई कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हमने यहां पर सीख लिया कि इंग्लिश ग्रामर, जैसे सिर्फ हम इंग्लिश ग्रामर की बात नहीं करेंगे, हम ग्रामर की बात करेंगे। ग्रामर कहां से स्टार्ट होती है, जब हमने सेंटेंस बनाना होता है, और सेंटेंस की स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होती है, वो ये है। यही फार्मूला हमेशा अप्लाई होगा जब आप कभी भी सेंटेंस बनाओगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो पहले आप सेंटेंस सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब लिखोगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे। मोस्टली स्टूडेंट्स की यहीं पर गलती होती है, यहीं पर गलती वो स्टार्ट करते हैं, और यहां से क्या होता है कि उनको मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता। या फिर दूसरा वो क्या प्रॉब्लम आती है कि वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो सही यूज करते हैं, मगर जिस टाइम की बात करनी होती है उस टाइम की वर्ब को यूज नहीं करते, और यहां पर जो है अपनी गलती करते हैं, और यहीं पर उनकी गलती बार बार होती रहती है, उनके नंबर कभी भी सही नहीं आ पाते। तो इस फॉर्मेशन को आपने याद रखना है, इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हमेशा आपने इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हैं, तभी आपकी जो है लैंग्वेज में आपके सेंटेंसेस बिल्कुल सही होंगे। आगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, क्या क्या जो है डिफरेंट इसमें वर्ड्स आ सकते हैं, उसको हम आगे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लैरिटी से पढ़ेंगे, ताकि आपको कभी भी सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना आए। सेंटेंस में ही प्रॉब्लम होती है जो उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम बोलते हैं। यही सारा मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, और यही सारा प्रॉब्लम का पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो ये तो हमारे पास आ गया कि एक जब इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें सेंटेंस कैसे बनता है, और सेंटेंस के आगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और इन पार्ट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो सेंटेंस है इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। सेंटेंस, एक सेंटेंस जो है एक जिसको हम कितने तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशंस। अब हम सेंटेंसेस को दो तरीके से मेनली क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो हम क्लासिफिकेशन का टाइप हम डिस्कस करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम सेंटेंसेस को 4 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन क्या है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, या असर्टिव या डिक्लेरेटिव कुछ भी बोल सकते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है, जब हम अपनी कोई ओपिनियन देते हैं, कोई इवेंट के बारे में बताते हैं, हिस्ट्री की कोई बात के बारे में बताते हैं, या कोई आइडिया देते हैं जो हम जिस सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। मैं इसकी एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं आई प्ले फुटबॉल, दूसरा मैं लिख देता हूं ही इज अ गुड बॉय। सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी आती है क्लासिफिकेशन की, दैट इज ए इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्या, कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे आप मान लीजिए पूछते हो कि क्या तुम खेलते हो, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, डू यू प्ले, तो इसके आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास आ गया इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं इज ही अ गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा लड़का है, तो ये भी हमारे पास आ गए इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन हमने पूछा। तो ये हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन है सेंटेंसेस की, इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव
इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जब हम किसी से कोई प्रार्थना करते हैं या किसी को कोई आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, तो उस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जैसे हम लिख देते हैं सिट डाउन, नीचे बैठो, हम लिख देते हैं हेल्प मी। तो ये क्या है, हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली क्या होगा कि वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट ही होगा, सब्जेक्टिव पार्ट भी आएगा, मगर ज्यादातर इसमें हम वर्ब और ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हमारे पास आएंगे जिसमें हम किसी से कोई प्रार्थना करेंगे या किसी को आदेश देंगे या आज्ञा देंगे, ऑर्डर करेंगे, तो वो ऐसे जो हमारे पास सेंटेंसेस होंगे उनको हम बोलेंगे इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद में हमारे पास जो फोर्थ टाइप आती है इस क्लासिफिकेशन की, जो इस क्लासिफिकेशन में आएगी, दैट इज ए एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये सेंटेंसेस को हम इनफॉर्मल टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी मोस्टली बोल देते हैं। जब आपने अपनी भावना को, अपनी फीलिंग्स को शो करना हो तो हम क्या लिखते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे आप लिखते हैं हाय, तो अगर मैं किसी को नॉर्मली लिख देता हूं, बोलता हूं हाय बोलता हूं, अगर मैं मान लीजिए ऐसे लिख देता हूं हाय और आगे डॉट लगा देता हूं, तो ये एक नॉर्मल किसी को आपने हाय बोल दिया, जिसमें नॉर्मली मान लीजिए आपका कोई कलीग है, आपका कोई फ्रेंड है, पास में से गुजर रहा था, आपने बोल दिया हाय, तो आप पास में से गुजर गए, तो ये एक फॉर्मेलिटी थी। तो अगर आपने ऐसे हाय बोल के खत्म कर दिया तो ये क्या हो गया, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, जिसको हम एक सिंपल वर्ड बोल सकते हैं। मगर मान लीजिए आप किसी को एक्साइटमेंट में बोल रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप काफी टाइम के बाद मिले हो और आप बहुत एक्साइटेड हो उसको हाय बोलने के लिए, आप उसको बोलते हो हाय कैसे हो, तो उसके हाई के बाद जब आप ये एक्सक्लामेटरी साइन डालते हो, ये पंक्चुएशन मार्क है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी साइन। जब आप इसके बाद में इसको साइन को डालते हो तो यहां से आपकी फीलिंग्स साथ में व्यक्त होती हैं। कैसे होती हैं, इसका मतलब है आपने बड़ी खुशी से किसी को बोला हाय या कि बड़ी एक्साइटमेंट से बोला हाय, तो जब आपकी फीलिंग्स साथ में उसके अटैच हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हम और भी, जैसे हम लिख देते हैं हेलो, हेलो, तो हेलो के बाद हम जो है ऐसे एक्सक्लामेटरी साइन डाल देते हैं, तो इसका मतलब है आप बहुत खुशी से किसी को हेलो बोल रहे हो। अगर मान लीजिए आप बोलते हो, किसी को गुस्से से बोल देते हो शट अप, इसका मतलब होता है चुप करो, तो आपने किसी को मान लीजिए शट अप बोल दिया, तो इसके बाद एक्सक्लामेटरी साइन डाल दिया, इसका मतलब है आप गुस्से से बोल रहे हो कि चुप कर जाओ। जैसे आप किसी को ऐसे बोल देते हो चुप कर जाओ अब बहुत हो गया, तो ये गुस्से में आपने इसको बोल दिया। तो जब ऐसे आप बोलोगे शट अप और साथ में एक्सक्लामेटरी साइन डाल दोगे तो इसको हम बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये शो करेगा आपकी फीलिंग को साथ में कि आप उसको फीलिंग से कह रहे हो, गुस्से से कह रहे हो, ना कि ऐसे ही बोल रहे हो कि चुप कर जाओ। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो ये हमारे पास होगी क्लासिफिकेशन 1। क्लासिफिकेशन 1 में हमारे पास हमने 4 टाइप की क्लासिफिकेशन की हैं सेंटेंसेस की। तो इसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे वो है सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन, जो जिसको हम दूसरे टाइप की क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। जब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस करेंगे तो उसमें हम इन क्लासिफिकेशंस को यूज करेंगे। जो पहली क्लासिफिकेशन है इसको भी आगे जाके हम और डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, मगर जब हम सेंटेंस करेंगे तो उसमें ये वाली जो हम क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ 2 करने जा रहे हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन 2 में सबसे पहले कौन सी टाइप आती है, दैट इज एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल देते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। ये एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे हम किसी भी बात में हम डायरेक्टली किसी को बात बोलते हैं, जैसे मैं खेलता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, जैसे हम लिख देते हैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। तो ऐसे जिसमें हम सिंपल बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछते या किसी को मना नहीं करते, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम कोई भी किसी को डायरेक्टली बात बोलते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है इसमें नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम किसी को मना करते हैं, किसी काम के बारे में मना करते हैं या ना करते हैं। जैसे हम बोल देते हैं
आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो जहां पर आपने बोला मैं जाता हूं, तो ये पॉजिटिव है। अब आप किसी बात को सीधा बोल रहे हो कि मैं जाता हूं। यहां पर आप बोलते हो कि मैं नहीं जाता हूं, तो आप मना कर रहे हो। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम नॉट को ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये क्लासिफिकेशन 2 की सेकंड टाइप है। पहली अफर्मेटिव, दूसरी है नेगेटिव। थर्ड हमारे पास है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जैसे हमने पिछले क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे हम क्वेश्चन मान लीजिए पूछते हैं इसमें, डू यू प्ले फुटबॉल। तो ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आ गई, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया आगे, क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ टाइप हमारे पास आ जाती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इसमें हम क्वेश्चन भी पूछते हैं और साथ में नोट भी लिखते हैं, ना भी करते हैं, मना भी करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो इंग्लिश में हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं उसका हिंदी या पंजाबी की सेंटेंस फॉर्मेशन से क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया जब हम इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। जब हम हिंदी और पंजाबी में सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है, तो ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये कैसे चेंज होता है, इसमें पहले सब्जेक्ट लग जाता है, फिर क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट लग जाता है और उसके बाद में वर्ब आती है। यहीं से सारी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर सेंटेंस लिखता हूं, आई प्ले फुटबॉल। तो इसका मैं अगर हिंदी और पंजाबी में अनुवाद करता हूं तो इसको मैं लिखूंगा, मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो ये हमारा अनुवाद हो गया आई प्ले फुटबॉल का। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आई क्या था, सब्जेक्ट, यहां पर उसके साथ में हमने क्या लिख दिया, मैं। तो यहां पर प्ले था हमारे पास वर्ब और फुटबॉल था हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या है कि फुटबॉल जो था वो डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद आ गया। यहां पर सब्जेक्ट था मैं और फुटबॉल था यहां पर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो गया और उसके बाद में हमने लिखा था प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलता हूं। तो इसके बाद में हमारी आ गई वर्ब। तो ये सिस्टम है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये सिस्टम है पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज में। तो अब यहीं से सारी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन स्टार्ट होती हैं, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और बहुत अटक अटक के इंग्लिश बोलते हैं और उनको बहुत दिक्कत भी आती है और वो समझ भी नहीं पाते कि हम कैसे बोलें। तो यहां पर यही चीज को आपने समझना है। जब आप हिंदी में या पंजाबी में सोचते हो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, तो यहीं पर आप फंस जाते हो। कैसे, जैसे आपने बोला कि आप सोचते हो कि आपने इंग्लिश में बोलना है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो आप माइंड में सोचते हो मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो मगर क्या होता है कि जब आपने इंग्लिश में लिखना होता है तो सबसे पहले आपने वर्ब बता देनी होती है इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद। तो आप फुटबॉल तक अड़के रहते हो और उसके बाद में सोचते हो खेलता हूं। तो उस टाइम पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि अब मैं फुटबॉल बोलूं कि वो बोलूं, क्योंकि आपने ये भी रूल पढ़े हैं और आपको माइंड में पहले फुटबॉल आ रहा है। तो यहाँ पे आप आपस में अटकते हो और आई के बाद में सोचने लग जाते हो कि क्या बोलूं, आप टाइम लगाते हो और साथ में थोड़ी सी फ्लुएंसी खराब हो जाती है और सेंटेंस भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। जब सेंटेंस खराब होने शुरू हो जाते हैं तो आप और भी कंफ्यूज हो जाते हो और आप बिल्कुल ही बोलना बंद हो जाते हो और लिखने में भी गलतियां होती हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसको आपने समझना है, अपने माइंड में बिठाना है और जब भी कभी भी बात करनी है तो सबसे पहले मान लीजिए आप उसके बारे में बोलना चाहते हो तो आपने ही बोल दिया, तो उसके बारे में आपने डायरेक्टली सोचना है कि ये मैं किस समय की बात कर रहा हूं। अगर मैं पास्ट की बात करने जा रहा हूं तो मैं पहले ही पास्ट वाली वर्ब और जो उसने काम किया वो वाली वर्ब लगा दूं, उसके बाद में जो भी उसने किया वो सारी की सारी बात जो है मैं एंड में बोल दूंगा। तो जब आपकी ये बात आप सोचते हो और इस चीज में सिंक्रोनाइज होते जाते हो धीरे धीरे, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होती जाती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।
जिसमें हमने देखा कि ग्रामर कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक आगे जाएगी, उसको हम आगे के लेक्चरों में डिस्कस करते रहेंगे। और साथ में हमने ये देखा कि जो हमारी हिंदी और पंजाबी की नेटिव लैंग्वेज है उसका जो है इंग्लिश लैंग्वेज की सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। तो अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं तो आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसके डेफिनेटली जरूर आंसर आपको करूंगा। और अगर आपके कुछ ज्यादा क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिससे आपके वो डाउट्स सारे क्लियर हो जाएं। तो इन डाउट्स को हम ज्यादा से ज्यादा डीप वे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमको समझ आए, ना कि हम जो है ऊपर ऊपर से पढ़ के फिर से वही प्रॉब्लम में फंस जाएं जिसमें सारे स्टूडेंट फंसे रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।